7 जून 1981 दोपहर की तपती गर्मी में इराक की राजधानी बगदाद से लगभग 17 किलोमीटर दूर ओसिराक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में हर रोज की तरह हलचल बनी हुई थी। अपने सफेद लैब कोट पहने साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के कंट्रोल पैनल्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में डूबे हुए थे। बाहर आसमान बिल्कुल साफ था और रेगिस्तानी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को पूरा भरोसा था कि उनका ये न्यूक्लियर ड्रीम प्रोजेक्ट अरब दुनिया की ताकत का प्रतीक बनेगा, लेकिन उन्हें कहां पता था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उनके सपने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इराक के न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल के एट्जियॉन एयर बेस से 8 F-16A फाइटिंग फाल्कन्स और 6 F-15A ईगल्स पूरी तरह हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते हैं। ये एक ऐसा नामुमकिन ऑपरेशन था जिसमें मिशन की कामयाबी और इजरायली पायलट्स की सुरक्षा दोनों की ही कोई गारंटी नहीं थी। उन्हें एक नहीं बल्कि 3 दुश्मन देशों की हवाई सीमा के ऊपर से उड़ते हुए करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय करना था। इतना ही नहीं, इस मिशन में इजराइल बिल्कुल अकेला था और उसका रहनुमा अमेरिका भी इस बार उसके साथ नहीं खड़ा था। फ्रांस भी खुलकर इराक के सपोर्ट में था और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने में मदद कर रहा था। इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर अकेले होने के बावजूद इजराइल ने इतना बड़ा रिस्क लिया। इसके कुछ देर बाद इजरायली फाइटर जेट्स पहले जॉर्डन और फिर सऊदी अरेबिया को बड़ी चालाकी से पार कर इराक में दाखिल हो जाते हैं और ओसिराक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर एक के बाद एक कई बॉम्ब गिराकर उसे केवल 80 सेकंड्स में ही मिट्टी में मिला देते हैं। सद्दाम हुसैन का वो न्यूक्लियर ड्रीम जिसे बनाने में सालों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च हुए थे, वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन ने गरजते हुए कहा, हमारा काम पूरा हुआ। हमने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया है। लेकिन आखिर इजरायली विमानों ने जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक जैसे दुश्मन देशों को चकमा देकर इस हमले को कैसे अंजाम दिया? इतनी लंबी दूरी के लिए विमानों की रिफ्यूलिंग का इंतजाम कैसे हुआ और आखिर इस ऑपरेशन में मोसाद का क्या रोल था? आइए जानते हैं इजराइल के सबसे डेयरिंग और थ्रिलिंग ऑपरेशन ओपेरा की पूरी कहानी। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे उसके जन्म के दिन से ही कई पड़ोसी देश नक्शे से मिटा देने के लिए बेताब रहे हैं। 1948 में जैसे ही इजराइल अस्तित्व में आया, उसी पल इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाएं एक साथ उस पर टूट पड़ी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1967 का 6 डे वॉर हो या फिर 1973 का योम किपुर वॉर, हर कुछ साल में इजराइल को मल्टी फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ा, जहां एक साथ कई अरब देश उसके खिलाफ खड़े थे। लेकिन हर बार इजराइल ने अरब देशों का डटकर मुकाबला कर उनके दांत खट्टे कर दिए। मगर इजराइल ये बहुत अच्छे से जानता था कि अगर किसी दिन उसके दुश्मन देशों में से किसी के पास उससे कहीं ज्यादा ताकत आ गई तो बच निकलना मुश्किल होगा। इजराइल का ये डर बेवजह नहीं था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई अरब देश ताकत की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इन्हीं में एक देश इराक था जो न्यूक्लियर पावर बनने को बेताब था। इराक का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम लेट 1950s और 60s में सोवियत यूनियन के साथ शुरू हुआ। सोवियत ने बगदाद के पास तुवाइथा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में एक छोटा IRT 2000 रिसर्च रिएक्टर स्टैब्लिश करने में मदद की। यह रिएक्टर लो एनरिच्ड यूरेनियम पर चलता था। लेकिन जब सद्दाम हुसैन इराक के सत्ता के केंद्र में उभरे तो वो इससे सैटिस्फाई नहीं थे। उनका मकसद सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर रिसर्च नहीं बल्कि फुल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करना था। उन्हें ज्यादा पावर वाला बड़ा रिएक्टर चाहिए था जो फ्यूचर में मिलिट्री ऑप्शन भी खोल सके। इसी मकसद से 1975 में सद्दाम खुद मॉस्को पहुंचे और सोवियत से एडवांस एटॉमिक पावर स्टेशन की मांग की। सोवियत इसके लिए तैयार था, लेकिन इस शर्त पर कि पूरा प्रोग्राम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की सख्त निगरानी में होगा। सद्दाम को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि IAEA की निगरानी में उनकी स्ट्रेटेजिक एम्बिशन सीमित हो जाती। ये उनके मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के सपने के लिए एक झटका था। लेकिन इसी दौर में एक बड़ा ऑयल गेम शुरू हुआ जिसने सद्दाम के मंसूबे को पंख लगा दिए। हुआ ये कि उसी दौरान ओपेक के अरब देशों ने मिलकर उन सभी देशों को ऑयल एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया जिन्होंने 1973 अरब इजरायली वॉर में इजराइल का समर्थन किया था। इसका असर इतना भयानक था कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें रातों रात कई गुना बढ़ गई। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप में हाहाकार मच गया। यही वो समय था जब फ्रांस ने अपनी विदेश नीति में एक पॉलिसी स्विच किया। फ्रांस अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी तरह से इंपोर्टेड ऑयल पर निर्भर था, इसलिए फ्रांस ने सोचा कि उसे ऑयल रिच अरब कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाने होंगे। ऐसे में वो फ्रांस जो 1950
1950 के दशक में इजराइल की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मददगार था, अब अपनी जरूरतों के लिए पाला बदल रहा था। सद्दाम हुसैन जानते थे कि फ्रांस तेल के लिए तड़प रहा है, इसलिए सद्दाम ने इस मौके को भुनाने का सोचा। उन्होंने फ्रांस के सामने ऑफर रखा कि इराक फ्रांस को न केवल सस्ती और कंटिन्यूअस ऑयल सप्लाईज देगा, बल्कि उसके डिफेंस इंडस्ट्री को अरबों डॉलर के एडवांस वेपन्स के ऑर्डर भी देगा। बदले में फ्रांस को इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करनी थी। फ्रांस इसके लिए राजी हो गया और 1975 में ये डील हुई कि फ्रांस इराक को 70 मेगावाट कैपेसिटी का ओसाइरिस क्लास रिएक्टर और एक छोटा 1 मेगावाट का आईसिस ट्रेनिंग रिएक्टर देगा। सबसे अहम बात यह थी कि फ्रांस इस रिएक्टर के लिए इराक को 72 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भी सप्लाई करने वाला था। कागजों पर यह समझौता सिविल न्यूक्लियर रिसर्च और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे पीसफुल यूज के लिए दिखाया गया था, लेकिन इराक का असल मकसद कुछ और था। दरअसल 93% जितना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कोई साधारण रिएक्टर फ्यूल नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। सद्दाम हुसैन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि फ्रांस इस प्रोजेक्ट को IAEA की निगरानी के बिना आगे बढ़ाने को तैयार हो गया था। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को जैसे ही इस डील के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए। इजराइल को लगा कि इसकी आड़ में इराक परमाणु बम बना लेगा और इसका इस्तेमाल इजराइल के वजूद को मिटाने के लिए करेगा। इजराइल का ये शक बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि इजराइल के लिए सद्दाम हुसैन की नफरत उनके भाषणों में साफ झलकती थी। इसके अलावा आगे चलकर 2003 में जब यूएस का इराक पर इन्वेजन हुआ और सद्दाम के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे, तो उनमें यह साफ मेंशन था कि 1979 में सद्दाम ने अपने साइंटिस्ट को साफ आदेश दिया था कि ऐसा हथियार तैयार करो जो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। सद्दाम की योजना धीरे धीरे बगदाद के पास अल तुवेता न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में हकीकत का रूप लेने लगी। फ्रांस ने मेन रिएक्टर का नाम ओसिराक रखा था, जो ओसाइरिस और इराक शब्दों को मिलकर बना था, जबकि इराक ने अपने इन एम्बिशियस रिएक्टर को तामूज 1 और तामूज 2 का नाम दिया। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, इराक की इस दौरान इटली भी मदद कर रहा था। इटली ने इराक को ऐसे सेंसिटिव इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जो न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग और प्लूटोनियम हैंडलिंग में यूज होते थे। जैसे जैसे इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इजराइल की टेंशन बढ़ती जा रही थी। इस बीच इजराइल के भीतर भी सत्ता बदली और 1977 में मेनाचेम बेगिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। बेगिन अपनी कट्टर और बेहद निर्णायक नीतियों के लिए मशहूर थे। उन्होंने ही इजराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी के सबसे बड़े पिलर बेगिन डॉक्ट्रिन की नींव रखी, जिसके मुताबिक इजराइल अपने किसी भी ऐसे पड़ोसी देश को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा जो उसके वजूद को मिटाने की कसम खा चुके हो। और सद्दाम हुसैन के मंसूबों से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए इजराइल के लिए ओसिराक महज एक पावर प्लांट नहीं, बल्कि उसकी गर्दन पर लटकती एक परमाणु तलवार थी। इराक के मंसूबों को रोकने के लिए इजराइल ने शुरुआत में डिप्लोमेसी का हर संभव सहारा लिया। इजराइल ने फ्रांस से बार बार अपील की कि वो इराक को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम ना दे। इजराइल ने सुझाव दिया कि फ्रांस इसके बजाय इराक को कैरेमल फ्यूल सप्लाई करे, जो कि एक लो एनरिच्ड यूरेनियम है। इसे बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे परमाणु हथियार में बदलना बेहद कठिन होता है। हालांकि फ्रांस ने इजराइल की अपील को सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने जब देखा कि फ्रांस टस से मस नहीं हो रहा है, तो उसने मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों की ओर हाथ फैलाया। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का दस्तूर है कि यहाँ हमेशा के लिए कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता और केवल सेल्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। अमेरिका ने भी इजराइल की मदद करने के बजाय उसे केवल खोखले आश्वासन दिए। अमेरिका की इस चुप्पी और बेरुखी के पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रीजन छिपा हुआ था। उस समय ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और ईरान अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया था। अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता था और इस काम के लिए उसे सद्दाम हुसैन की सख्त जरूरत थी। उस समय अमेरिका की नजरों में सद्दाम हुसैन रीजनल स्टेबिलिटी के गार्डियन थे और अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए सद्दाम हुसैन को खुलकर सपोर्ट किया। सद्दाम का हौसला अब 7वें आसमान पर था। फ्रांस और अमेरिका जैसी दुनिया की दो बड़ी ताकतें उनके साथ खड़ी थी, इसलिए वो खुलकर इजराइल को आंखें दिखाने लगे। इजराइल अब समझ चुका था कि दुनिया की इस शतरंज में वो बिल्कुल अकेला रह गया है। ऐसे में जब डिप्लोमेसी फेल हो गई, तो इसके बाद इजराइल ने ये कहानी बारूद से लिखने की ठान ली। इजराइल ने तय किया कि अब फैसला टॉक टेबल्स पर नहीं, बल्कि दुश्मन की सरजमी पर किया जाएगा। इसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव हो गई और इराक न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखने लगी। इसी खामोश जंग की पहली गूंज यूरोप के एक शांत बंदरगाह पर सुनाई दी। अप्रैल 1979 में जब 2 रिएक्टर कोर्स पूरी तरह
तैयार थे और फ्रांस से इराक भेजे जाने वाले थे, तभी शिपमेंट से ठीक पहले उन्हें एक सीक्रेट सैबोटाज अटैक के जरिए तबाह कर दिया गया। इस हमले ने इराक के परमाणु सपने को कई महीने पीछे धकेल दिया और पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि मोसाद का ही हाथ था। इतना ही नहीं, मोसाद ने पेरिस के एक होटल में इजिप्शियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट याह्या अल-मशाद की हत्या कर दी, जो इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम के टेक्निकल हेड थे। लेकिन इस हत्या के बाद भी इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुका और रिएक्टर का काम चलता रहा। फरवरी 1980 आते आते इराक का छोटा तमूज 2 ट्रेनिंग रिएक्टर एक्टिव हो गया। इसके कुछ ही महीनों बाद जून 1980 में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की पहली बड़ी खेप सुरक्षित तरीके से बगदाद पहुंच गई। अब उस इराक महज एक ढांचा नहीं था, बल्कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूल भरा जा चुका था। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर मोसाद ने इजराइल प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन को साफ बताया कि इराक का मेन रिएक्टर ओस इराक जुलाई 1981 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इजराइल के पास फैसला लेने के लिए अब बहुत ही कम वक्त बचा था। ऐसे में जब दुनिया का हर बड़ा मुल्क सद्दाम के परमाणु कार्यक्रम पर आंखें मूंदे बैठा था, तभी इजराइल ये फैसला करता है कि वो इराक के इस न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करेगा और उसे मिट्टी में मिला देगा। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक बार रिएक्टर हॉट हो गया तो उस पर हमला करना असंभव हो जाता। अगर हॉट रिएक्टर पर बम गिराए जाते तो रेडियो एक्टिव फॉलआउट की वजह से बगदाद शहर में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाता, जिससे इतनी भीषण तबाही मचती कि लाखों इनोसेंट सिविलियंस मारे जा सकते थे। ऐसा होने पर इजराइल न केवल नैतिक रूप से गिर जाता, बल्कि दुनिया भर में उसकी इतनी बदनामी होती कि मित्र देश भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते। ऐसे में जुलाई 1981 इजराइल के लिए हमला करने के लिए एक डेडलाइन की तरह था। इजराइल जब ये सब सोच विचार कर रहा था, उसी बीच सितंबर 1980 में ईरान और इराक के बीच वॉर छिड़ गई, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में भयंकर भूचाल ला दिया। इस युद्ध के शुरुआती दौर में ही एक ऐसी घटना घटी जिसने इजराइल के कान खड़े कर दिए। 30 सितंबर 1980 को ईरान ने अपनी एयरफोर्स के F-4 फैंटम्स के जरिए इराक के उस इराक रिएक्टर पर हमला कर दिया। हालांकि ये हमला टेक्निकली बहुत ही कमजोर था और रिएक्टर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। चूंकि सद्दाम हुसैन चाहते थे कि उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अरब दुनिया की ताकत का प्रतीक बने, इसलिए उन्होंने कहा कि ईरान को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इराक का यह परमाणु कार्यक्रम उसके खिलाफ नहीं बल्कि अरब देशों के असली दुश्मन इजराइल के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। सद्दाम के इस ऐलान ने इजराइल की रातों की नींद हराम कर दी। अब इजराइल को इसमें कोई डाउट नहीं था कि सद्दाम का असली निशाना यरूशलेम और तेल अवीव ही है। अगर ये रिएक्टर ऑपरेशनल हो गया तो एक दिन इराक के पास ऐसा हथियार होगा जो इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसके बाद मोसाद और इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस फुल एक्शन में आ गए, जिनका मकसद एक ऐसे ऑपरेशन की प्लानिंग करना था जिसके तहत इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को मिट्टी में मिलाया जा सके। फ्रांस में बैठे इजरायली एजेंट्स इराक के रिएक्टर से जुड़ी हर जानकारी तेल अवीव पहुंचा रहे थे। इराक के अंदर भी सोर्सेज एक्टिव थे जो हर जरूरी जानकारी इजराइल तक पहुंचा रहे थे। इसी दौरान इजराइल को चुपचाप दो जरूरी मदद मिली। एक मदद ईरान से थी, जिससे इजराइल को उस इराक से जुड़ी कई इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले। वही दूसरी मदद पर्दे के पीछे से खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम कैसी ने की थी। उन्होंने सीक्रेटली इजराइल को अमेरिका की सबसे एडवांस सैटेलाइट KH-11 केनान की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड की। इन सैटेलाइट तस्वीरों ने इजराइल के लिए उस इराक के किले को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बना दिया। इजराइल के पास अब पूरा डेटा था, जिसने उस इराक को इजराइल के लिए खुली किताब बना दिया। इजराइल को अब पता था कि रिएक्टर के चारों तरफ तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की सटीक लोकेशन क्या है, सोवियत मेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लॉन्चर कहां खड़े हैं। उन्हें यह भी पता चल गया कि रेडार के ब्लाइंड स्पॉट्स कहां हैं जहां से घुसकर हमला किया जा सकता है। इस एग्जैक्ट डेटा ने इजरायली कमांडरों के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन के लिए अब संकोच का कोई कारण नहीं बचा था। वो जानते थे कि समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपने देश के ऑपोजिशन लीडर्स को इस सीक्रेट मिशन के बारे में बताया तो वो इस ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। विपक्ष का तर्क था कि यह हमला इजराइल की इंटरनेशनल रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देगा और अरब मुल्क इजराइल पर टूट पड़ेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बेगिन का मानना था कि अगर आज साख बचाने के चक्कर में सद्दाम को परमाणु बम बनाने दिया गया तो कल साख बचाने के लिए इजराइल बचेगा ही नहीं। ऐसे में उन्होंने एक जबरदस्त चाल चली, जिससे विपक्ष भी शांत हो गया और ऑपरेशन भी नहीं रुका। उन्होंने ऑपोजिशन को यह भरोसा दिलाया कि इजराइल इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यह बस कहने की बात थी। पर्दे के पीछे ऑपरेशन लगातार चलता रहा। मिशन की शुरुआत में इस ऑपरेशन का कोड नेम एम्यूनिशन हिल था, लेकिन अब इसको अपने देश के विपक्षी नेताओं से भी
भी सीक्रेट रखना था, इसलिए इसका नाम बदलकर ऑपरेशन ओपेरा कर दिया गया। ऑपरेशन ओपेरा की प्लानिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन इजरायली एयरफोर्स के सामने चुनौतियों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा था जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। सबसे बड़ी चुनौती इजराइल से बगदाद की 1600 किलोमीटर की दूरी थी। इसका सीधा सा मतलब था कि विमानों को दुश्मन के रेडार और एयर स्पेस में कुल 3200 किलोमीटर का राउंड ट्रिप तय करना था, वो भी तब जब रास्ते में पड़ने वाले जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे मुल्क इजरायली जेट्स को अपने ऊपर से उड़ता देख शूट डाउन कर सकते थे। इसी बीच इजराइल को अमेरिका से हाईली एडवांस्ड F-16A फाइटिंग फाल्कन्स की नई खेप मिली थी और इन्हीं फाइटर जेट्स को ऑपरेशन ओपेरा में इस्तेमाल किया जाना था। ये विमान अपनी फुर्ती और अचूक निशाना लगाने के लिए मशहूर थे, लेकिन इस मिशन के लिए इनकी अपनी सीमाएं थी। सबसे बड़ी समस्या डिस्टेंस एंड फ्यूल की थी, क्योंकि बगदाद तक जाकर वापस आने के लिए जितना फ्यूल चाहिए था उतना इन विमानों की इंटरनल टैंक्स की कैपेसिटी में नहीं था। इजराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बीच रास्ते में रिफ्यूलिंग कहां की जाएगी। वो जॉर्डन या सऊदी अरब जैसे दुश्मन देशों की जमीन पर उतर नहीं सकते थे और हवा में रिफ्यूलिंग करने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट्स को भेजने से रेडार पर पकड़े जाने का खतरा काफी बढ़ जाता। ऐसे में इजराइल ने इस प्रॉब्लम का यह सॉल्यूशन निकाला कि उन F-16A फाइटर जेट्स पर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लगा दिए गए ताकि उनकी रेंज बढ़ सके और पूरा मिशन बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के पूरा किया जा सके। लेकिन फ्यूल की समस्या हल होने के बाद भी रास्ता आसान नहीं था। इजरायली एयरफोर्स के चीफ डेविड आइवरी और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ राफुल इतान, जो इस प्लानिंग की कमान संभाल रहे थे, उन्होंने एक बेहद खतरनाक रूट चुना। उन्होंने तय किया कि वे सऊदी अरब और जॉर्डन के रेडार को चकमा देने के लिए उनके बॉर्डर के मीटिंग पॉइंट से गुजरेंगे जहां रेडार कवरेज सबसे कम होती है। लेकिन यहाँ भी एक डर ये था, रास्ते में अगर किसी भी दुश्मन के रेडार ने इन विमानों को पकड़ लिया तो उन्हें घेरकर रेगिस्तान में ढेर किया जा सकता था। ऐसे में जहां इस ऑपरेशन को स्ट्राइक टीम के 8 F-16 फाइटर जेट्स अंजाम देने वाले थे, तो वही उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए 6 F-15A ईगल एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट के रूप में रखे गए। एस्कॉर्ट टीम का काम साफ था कि अगर कोई इराकी इंटरसेप्टर हवा में आता है तो उसे टारगेट तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। इसके अलावा इस मिशन में सफल होने के लिए इजरायली पायलट्स को रेडार ब्लाइंड स्पॉट्स का सहारा लेना था और इसके लिए उन्हें 100 से 150 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ना था। पूरा फ्लाइट रूट इसी तरह डिजाइन किया गया कि जेट्स लो अल्टीट्यूड पर रेडार से बचते हुए सीधा लक्ष्य तक पहुंचे, हमला करे और सुरक्षित वापस लौट सके। इसके बाद फाइनल रेड से पहले इजरायली पायलटों ने इस ऑपरेशन की प्रैक्टिस की। इजराइल के नेगेव डेजर्ट के एक सुनसान और वीरान इलाके में ओसिराक रिएक्टर का एक हूबहू डमी मॉडल तैयार किया गया। पायलटों ने दिन में दर्जनों बार इस डेमी टारगेट पर डाइव बॉम्बिंग का अभ्यास किया। इस अभ्यास का मुख्य मकसद सिर्फ बम गिराना नहीं, बल्कि वह प्रिसीजन हासिल करना था जिससे कुछ ही सेकंड्स के भीतर सभी 8 विमान अपने बम गिराकर वहां से गायब हो सके। इस तरह अब शतरंज की बिसात बीत चुकी थी और बस आखिरी एग्जीक्यूशन बाकी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि हमले के लिए सबसे सटीक दिन कौन सा होगा। मोसाद को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक ऐसा समय चुने जिससे रिएक्टर को तो नेस्तनाबूद किया जा सके, लेकिन वहां काम कर रहे फ्रेंच साइंटिस्ट और विदेशी नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। खुफिया जांच और ग्राउंड एक्टिविटीज की निगरानी के बाद ये पता चला कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को अल तुवैता कॉम्प्लेक्स में हलचल काफी कम रहती है और संडे को विदेशी साइंटिस्ट छुट्टी पर होते हैं। ऐसे में ऑपरेशन के लिए संडे के दिन को चुना गया और 7 जून 1981 की तारीख पर अंतिम मुहर लगा दी गई। 7 जून 1981 की दोपहर करीब 3:55 पर ऑपरेशन में शामिल सभी 14 फाइटर जेट्स तेज आवाज के साथ एत्जियोन एयरबेस के रनवे पर दौड़ना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में इजराइल की सीमा को पार कर जाते हैं। स्ट्राइक टीम के 8 F-16A आगे होते हैं और उनके पीछे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह 6 F-15A एस्कॉर्ट के रूप में उड़ रहे होते हैं। हर विमान के अंदर भारी मात्रा में गोला बारूद और फ्यूल भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही इजराइल के विमान समंदर के ऊपर से उड़ना शुरू करते हैं तभी एक ऐसी घटना घटती है जिससे एक पल में ही पूरा मिशन खतरे में आ सकता था। दरअसल उस समय जॉर्डन के किंग हुसैन गल्फ ऑफ अकाबा में अपने यॉट पर छुट्टी मना रहे थे कि तभी अचानक उन्हें आसमान में एक साथ कई फाइटर जेट्स उड़ते हुए नजर आए। वो खुद भी एक अनुभवी पायलट थे, इसलिए उन्होंने इजरायली मार्किंग्स को नोटिस कर लिया और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि इजरायली विमान जरूर इराकी रिएक्टर पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वक्त की नजाकत भांपते हुए फौरन अपनी गवर्नमेंट को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इराक को वार्निंग मैसेज भेजा जाए। अगर ये खबर इराक तक पहुंच जाती तो इजराइल का पूरा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही चौपट हो जाता। लेकिन इजराइल पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन में उतरा था और उसने पहले ही जॉर्डन और सऊदी अरब के कम्युनिकेशन चैनल्स को बिल्कुल ठप कर दिया था, इसलिए इराक तक ये खबर पहुंची ही नहीं। इसके बाद इजरायली फाइटर जेट्स सीधे रास्ते के बजाय एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अख्तियार
उतारकर लो ऑल्टीट्यूड पर उतर आते हैं ताकि जॉर्डेनियन और सऊदी रेडार की नजरों से बचा जा सके। पूरी फॉर्मेशन 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर रेगिस्तान सतह के ऊपर सरकती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद जॉर्डन के एक एटीसी को इतने विदेशी विमानों को देखकर उन पर शक हो गया। अगर जॉर्डन एटीसी उन्हें पहचान लेता तो पूरा मिशन फेल हो जाता, लेकिन इजरायली पायलट्स ने यहां भी बड़ी चालाकी से काम किया। वो एटीसी को चकमा देने के लिए खुद को सऊदी विमानों के तौर पर पेश करते हैं। वो सऊदी एक्सेंट में अरबिक बोलते हुए उन्हें बताते हैं कि वो नेविगेशनल एरर के कारण अपने तय रूट से थोड़ा भटक गए हैं। उनकी ये चाल इतनी जबरदस्त थी कि जॉर्डन एटीसी को बिल्कुल शक नहीं होता और इजरायली जेट्स जॉर्डेनियन एयर स्पेस पार कर सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। यहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के रेडार ने भी उन्हें पकड़ लिया। इसके बावजूद भी इजरायली पायलट गजब की हिम्मत दिखाते हैं और इस बार वो खुद को जॉर्डन का बताते हैं। वो जॉर्डन एयरफोर्स के पायलटों जैसी भाषा में बात करते हुए सऊदी एटीसी को यह यकीन दिला देते हैं कि वो जॉर्डन एयरफोर्स की एक रूटीन पेट्रोलिंग टीम है और गलती से अपना रास्ता भटक गए हैं। सऊदी एटीसी भी उनकी बात से कन्विंस हो जाता है और इजरायली फाइटर जेट्स बड़ी ही आसानी के साथ वहां से आगे बढ़कर अपने खाली हो चुके विंग टैंक्स को नीचे गिरा देते हैं और सऊदी अरब को भी पार कर इराक के एयर स्पेस में एंटर कर जाते हैं। उस दिन बगदाद के बाहरी इलाके में स्थित अल तुवैता न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में वो शाम हर रोज की तरह सामान्य लग रही थी। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें उस कंक्रीट के डोम पर पड़ रही थी जो सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर ड्रीम का प्रतीक था। कंपाउंड के भीतर टेक्नीशियंस एंड साइंटिस्ट अपनी शिफ्ट खत्म करने की तैयारी में थे। कुछ लोग फाइलों को समेट रहे थे तो कुछ रिएक्टर के कंट्रोल रूम में लगे मीटर्स की फाइनल रीडिंग ले रहे थे। बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी अपनी चौकियों पर सुस्त पड़ चुके थे। सभी को पूरा भरोसा था कि इराक का ये सबसे संवेदनशील इलाका दुनिया के सबसे मॉडर्न सोवियत SA-6 सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की सिक्योरिटी कॉर्डन में पूरी तरह सुरक्षित है। उनके मुताबिक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता था, लेकिन उनका यह वहम चंद सेकंड्स बाद ही टूटने वाला था। शाम के ठीक 6:35 पर उस शांति को चीरते हुए आसमान से एक ऐसी गरजना सुनाई देती है जिसे सुनकर साइंटिस्ट के हाथों से फाइलें छूट जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसमान से मौत की 8 परछाइयां बिजली की रफ्तार से नीचे की तरफ आती है। इजरायली पायलट्स पॉपअप मैन्यूवर करते हुए सीधे रिएक्टर की ओर डाइव लगाते हैं और अगले ही पल पहला फाइटर जेट अपने 2 भारी भरकम MK-84 बम रिएक्टर के ऊपर रिलीज कर देता है। बॉम्ब्स के गिरते ही तुरंत एक जोरदार धमाके के साथ पूरे न्यूक्लियर साइट के कंपाउंड की जमीन कांप उठती है। चारों तरफ हमले के सायरन बजने लगते हैं, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और चारों तरफ धूल और धुएं का ऐसा गुबार उठता है कि दिन के उजाले में भी अंधेरा छा जाता है। एक के बाद एक सभी 8 F-16 फाइटर जेट्स 5 सेकंड के गैप में इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमों की बारिश कर देते हैं। हर 5 सेकंड में एक तेज धमाका होता और हर धमाका पिछले वाले से कहीं ज्यादा भयानक दिखाई देता। पूरा रेगिस्तानी इलाका इन धमाकों की आवाज से दहल उठता है और बगदाद शहर तक इसकी गूंज सुनाई देती है। चारों तरफ आग की लपटें आसमान छू रही थी और हवा में बारूद की तीखी गंध और मलबे की धूल छाई हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। रिएक्टर का वो अभेद्य माना जाने वाला कंक्रीट का गुंबद जो सालों की मेहनत से तैयार हुआ था, वो महज 80 सेकंड के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। 16 में से 14 बमों ने सीधे निशाने पर लगकर उस इराक को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। रिएक्टर की मशीनरी, कंट्रोल पैनल और वो करोड़ों डॉलर की तकनीक जिसे सद्दाम का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा था, अब सिर्फ जलते हुए लोहे और मलबे का ढेर थी। जब तक इराकी गनर्स अपनी अटैकिंग पोजीशंस तक पहुंचे और आसमान की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, तब तक इजरायली पायलट अपना काम तमाम कर चुके थे। हमला पूरा होते ही इजरायली पायलटों ने अपने विमानों को पूरी रफ्तार पर डाला और आसमान की ऊंचाइयों में ओझल हो गए। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। न एक विमान को खरोच आई और न ही किसी पायलट को चोट लगी, जबकि उनकी एयर स्ट्राइक में 10 इराकी सोल्जर्स और एक फ्रेंच इंजीनियर की जान चली गई थी। जब एक एक करके सभी 14 विमान इजराइल के एयरबेस पर सुरक्षित उतरे तो वहां का नजारा देखने लायक था। ग्राउंड क्रू और सेना के बड़े अधिकारी खुशी से झूम रहे थे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन ने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और दुनिया को यह ऐतिहासिक जानकारी दी। इजराइल ने साबित कर दिया था कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सद्दाम हुसैन का वो परमाणु सपना जो अरब जगत का नेतृत्व करने वाला था, वो अब इतिहास के पन्नों में एक मिट्टी का ढेर बनकर रह गया था।
हालांकि इस ऑपरेशन के लिए इजराइल को दुनिया भर में काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। यहां तक कि यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने इसकी कड़ी निंदा की थी और इजराइल को दिए जाने वाले F-16 विमानों की डिलीवरी तक रोक दी थी। लेकिन 10 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 1991 के गल्फ वॉर के दौरान जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर इजराइल ने 1981 में उस इराक रिएक्टर को डिस्ट्रॉय ना किया होता तो इराक पर हमला करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि तब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी डिक चेनी ने ऑपरेशन ओपरा के मास्टरमाइंड जनरल डेविड आइवरी को एक ब्लैक एंड व्हाइट सैटेलाइट इमेज भेजी जिसमें तबाह हो चुका उस इराक रिएक्टर दिख रहा था। उस फोटो के पीछे चेनी ने उन्हें इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए थैंक यू लिखा था। ऑपरेशन ओपेरा में इजराइल के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स में से एक इलान रेमोन भी शामिल थे, जिन्हें सालों बाद इजराइल के पहले एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया। 2003 में वो अमेरिकन स्पेस शटल कोलंबिया मिशन पर गए थे, जो री एंट्री के दौरान क्रैश हो गया और रेमोन सहित सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। आज भी लोग जब इजराइल के ऑपरेशन ओपेरा को याद करते हैं तो इलान रेमोन को भी जरूर याद किया जाता है। अगर आपको इजराइल का ये डेयरिंग ऑपरेशन पसंद आया हो तो आपको ऑपरेशन एंटेबे भी जरूर देखना चाहिए, जब इजरायली कमांडोज ने हजारों किलोमीटर दूर युगांडा से इजरायली हॉस्टेजेस को छुड़ाया था। इसके अलावा आप ऑपरेशन डायमंड भी देख सकते हैं, जिसमें इजराइल ने बड़ी चालाकी से इराक से उसका MiG-21 फाइटर जेट चोरी कर लिया था। इन दोनों ही कमाल की कहानियों को आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।